राजा अशोक के बारे में एक बहुत बेसिक जानकारी दी है। मैं आज सवेरे से ही जैसे ही कल मैं नाम दिया तब सवेरे से ही राजा अशोक के बारे में सोच रहा हूँ। और हालांकि मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के होने की वजह से मेरे सोच का जो ढंग आप लोगों ने बदला है, तो मैं उस ढंग से सोचने लगा हूँ। तो जैसे ही मैं राजा अशोक के में पढ़ने लगा, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है 563 का है, और बिंबिसार का जो जन्म है वो बिंबिसार का जन्म 297 का है, बिंदुसार का। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये 340 के आसपास के है। ये गौतम बुद्धा से लेके बिंदुसार तक, चंद्रगुप्त मौर्य लेके बिंदुसार तक, और उसके बाद के राजा अशोक, इनका एक थोड़ा सा ढांचा मैं देख रहा था। तो बुद्ध ने जो है लुम्बिनी के आसपास से लेके इधर सारनाथ और उनका जो वो एरिया रहा है, वो एरिया में उन्होंने एक थॉट का आगाज किया। और आगे चल के उनके जो अनुयायी है, और चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके बाद के बिंदुसार, और फिर आखिर में अशोक। अशोक ने जो बुद्ध धर्म को अपना लिया, बुद्ध धम्म को अपना लिया। धम्म के बारे में मैं जब सोच रहा था, तो धम्म ये लॉ है, धम्म एक कायदा है। और वो धम्म और धर्म, इसका मेरा थोड़ा सा अभी भी एम्बिग्विटी है। मगर एक एम्बिग्विटी मेरी आधे रास्ते पे से निकल गई है कि धम्म एक लॉ है, और ये इट इज द नेचुरल लॉ। एक ह्यूमन का जो नेचुरल बिहेवियर है, वो नेचुरल बिहेवियर को अगर समझ लिया गया, तो हमारे पास कुछ प्रिंसिपल तय करने आते हैं। और वो प्रिंसिपल को तय करने के लिए राजा अशोक ने जो बात की है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैं ये बताऊंगा कि राजा अशोक का एडमिनिस्ट्रेशन तो 5 प्रोविंस में उनके 5 उप प्रांत थे। अपने अंदर के 5 उप प्रांत थे। वो 5 उप प्रांत के अंदर उन्होंने अपना प्रशासन चलाना शुरू किया। उसमें से तक्षशिला, उज्जैन, कलिंगा, सुरनगिरी और पाटलिपुत्र, जो पाटलिपुत्र उनका सेंटर का कैपिटल भी था। अभी जब ये एरिया मैं देख रहा था, तो अफगानिस्तान कंधार से लेके बंगाल तक, कश्मीर से लेके केरला के कर्नाटक बॉर्डर तक, श्रृंगेरी तक, इतना बड़ा एरिया। इसके पहले ही चंद्रगुप्त का वहां पे श्रवण बेलगोल तक जैन धर्म के अनुयायी बनने के वजह से वहां पे उनका थोड़ा सा वो बना था। बिंबिसार के बारे में भी, बिंदुसारे के बारे में भी वो बना था। मगर राजा अशोक कलिंग से जब वापिस आए, और कलिंग के बाद उन्होंने जो अहिंसा नाम का एक तत्व जो खोजा, और वो गौतम बुद्ध के तरफ जो मुड़े, उसके लिए बहुत सारे अंग्रेज लेखकों ने और फॉरेनर लेखकों ने ये लिखा है कि द किंग विदाउट सारो। अशोक के बारे में एक लिखा गया बात यह है, द किंग विदाउट सारो। ये राजा ऐसा है कि इसके पास दुख ही नहीं है, बगैर दुख वाला ये राजा है। और दूसरी बात, अशोका मे बी सेड टू बी द इंडियाज फाउंडर फादर। अशोका ये इंडिया का फाउंडर फादर है। आज जो इंडिया की पूरी जिंदगी जीने की, आज भले ही हम जाति में कितने ही बटे हुए हैं, मगर वहां पे एक कॉमन चीज जो दिखती है, वो कॉमन चीज ये अशोक की जिंदगी के उसूलों से, अशोक के जिंदगी के, ये जो आप हमारे पहले, मेरे पहले जो थिंकर्स बता रहे थे, उन्होंने जो वो 14 लेख, शिलालेख,
उसके बारे में ये सब बातें बता रहे थे। उनमें से जो थॉट्स और उनमें से जो विचार यहाँ पे आए हैं, वो विचार हर कोई जाति, हर कोई समाज का, इंडिया का लोग वो जी रहा है। और वो सब अगर हमको ढूंढने का है तो वो मिलता है राजा अशोक के थॉट्स में, विचारों में, उनकी जिंदगी जीने के, राज करने के इसमें। अभी वहां पे एज ए एडमिनिस्ट्रेशन करके मैं ये बातें सोच रहा था कि राजा अशोक के बारे में ये बताया जाता है कि दिस किंग एंड दिस किंगडम वाज द किंगडम ऑफ नॉन वायलेंस। ये राजा और ये राज्य अहिंसा वाला था। दिस किंग एंड किंगडम वाज द नॉन वायलेंस। ये नॉन वायलेंस वाला था। और उसके लिए इन्होंने जो अहिंसा तत्व अवलंबन किया है, ये अहिंसा तत्व का अवलंब करने के लिए दे हैव असिस्टेड ए नॉलेजेबल ग्रुप ऑफ पीपल इन देयर एवरी प्रोविंसेस। उन्होंने हर चीज के ऊपर सोचने वाले नॉलेजेबल पीपल को, ग्रुप का, नॉलेजेबल पीपल का ग्रुप उन्होंने हर प्रोविंस में बनाया था कि वो हर चीज के ऊपर सोचे, हर चीज के ऊपर सोचे। ये हर प्रोविंस में नॉलेजेबल पीपल का उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ था। और वो ग्रुप का जो गाइडेंस मिलता था, वो गाइडेंस की वजह से वो जो प्रीवेंसी थी, वो प्रीवेंसी रूल होती थी। उसके बाद उन्होंने जो 10 उनके डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, उतने डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, मगर खाली एक बात आपको बताना ये चाहूंगा मैं कि द उन्होंने एक बात बहुत ही सीधी सीधी कही है। बहुत से शिलालेख पढ़ने के बाद एक बात सीधी सीधी कही है कि जब तक बच्चे एल्डर की इज्जत नहीं करेंगे और जब एल्डर बच्चों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, ये सोसाइटी नहीं बनेगी। राजा अशोक अपने इसमें ये बताते हैं कि जब तक चाइल्ड एल्डर की इज्जत नहीं करेगा और जब तक एल्डर चाइल्ड को नहीं समझ के लेगा, ये दोनों वाइस वर्सा बातें हैं, तब तक यहाँ की जो सोसाइटी है वो सोसाइटी नॉन वायलेंस और एक अच्छी सोसाइटी नहीं बनेगी। उसके लिए उन्होंने पीपल शुड लिव इन ए पीस एंड हार्मनी। ये यहाँ के लोग शांतता से जिंदगी जिए। अगर शांतता से जिंदगी जीने का है, अगर यहाँ के लोग शांतता से जिंदगी जीने का है, तो फिर उनके नीड्स, वो नीड्स जो है वो नीड्स फुलफिल होना चाहिए। और उसके लिए वहीं से उन्होंने नीड्स के बारे में, ये जो आज ह्यूमन नीड्स और नीड्स ऑफ द एनिमल्स, ये सब जो आज मॉडर्न सोसाइटी में, इसके ऊपर बहुत यूनिवर्सिटी में सोचा जा रहा है, हर सब्जेक्ट में सोचा जा रहा है। फंडामेंटल नीड क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, ये आज हम मॉडर्न सोसाइटी में कहीं तो भी बोलते हैं कि ये स्विट्जरलैंड से आया है, कहीं तो भी फ्रांस से आया है, कहीं तो भी अमेरिका से आया है, मगर द पीपल शुड लिव इन पीस एंड हार्मनी, ये तभी हो सकता है जब ह्यूमन नीड फुलफिल हो सकती है। उसके लिए ये मॉडर्न थॉट अशोका के किंगडम में आज 2300 साल पहले वहां पे थे, इसके ऊपर सोच हो रही थी। क्योंकि ह्यूमन नीड की अगर सोच नहीं होगी, ह्यूमन नीड फुलफिल नहीं होगे, तो हार्मनी नहीं आएगी, भाईचारा नहीं आएगा। और भाईचारा अगर उस जमाने में राजा अशोक के कालखंड में आया था, तो ये आने वाला कालखंड में वहां पे ह्यूमन नीड फुलफिल होगी, हुई होंगी। और वो ह्यूमन नीड फुलफिल होने की वजह से ये सब। और दूसरी बात ये है कि एक जगह एक साइंटिस्ट ऐसे लिखते हैं कि 24 इयर्स, नहीं सॉरी 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 सॉरी, इनके जो कार्य, हाँ, इनका जो कार्यकाल मिला है, ये राज्य करने का जो कार्यकाल है, ये कार्यकाल में
ये छोटे से राज्य को ये छोटे से राज्य को आसिया की सोच में, बड़ी बात है, ये छोटे से राज्य को आसिया की सोच में, एशियन कॉन्टिनेंटल की सोच में ये अशोका ने चेंज किया है। अशोका की थॉट, ये बुद्धा की जो थॉट है, ये एशिया की थॉट बनी, एशियन थॉट बनी। ये एशियन थॉट बनाने का जो बेसिक वर्क जो किया गया है वो अशोका के राज्य में किया गया है। और इसके लिए आज हम सोचेंगे कि यहाँ पे मैंने कुछ बातें लिखी है। यहाँ पे स्तूप है, विहार है, स्तंभ है, लेनी है। लेनी यानी केव्स। तो ये केव्स का जो इस्तेमाल है, स्तूप का जो इस्तेमाल है, या यहाँ के जो स्तंभ का इस्तेमाल है, ये स्तंभ का इस्तेमाल थॉट स्प्रेडिंग के लिए, गाइडलाइन के लिए और एजुकेशनल के लिए, एजुकेशन के लिए होता था। और ये एजुकेशन जो है, ये एजुकेशन हर जगह पे अवेलेबल था। आज उनके बाद के राजा भरतरथ के बाद के जो एजुकेशन के ऊपर बैन बना, वो बैन के बजाय अशोक के कालखंड में एजुकेशन ओपन था। हर कोई चलते चलते कहीं शिलालेख देख लेता था, हर कोई चलते चलते कहीं स्तंभ पढ़ लेता था, हर कोई चलते चलते किसी स्तूप में किसी की बात सुन लेता था। और वहां पे पूरे आने जाने वाले लोगों को, जो आज के पर्यटक बोलते हैं या आज के जो टूरिस्ट बोलते हैं, वो टूरिस्ट के लिए रहने के लिए जगह, आश्रम, स्कूल, उनके लिए रहने का, खाने का इंतजाम करना, प्रोटेक्शन का इंतजाम करना, और वहां के जो क्रिमिनल्स है, वो क्रिमिनल्स का रेट 0 पे लाना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए क्रिमिनल का रेट 0 पे लाना या मिनिमाइज करना, ये बातें कोई लड़ाई झगड़े से नहीं हुई है, या बंदूक के नोक पे नहीं हुई है, या तलवार के नोक पे नहीं हुई है, थॉट के नेक पे हुई है, थॉट से हुई है। द अशोका हैड चेंज देयर पीपल बाय द थॉट। उन्होंने, और ये लोग थॉट लेके चेंज हुए हैं, और वो बात पूरे एशिया में स्प्रेड हुई। उसके लिए उनका एक बात मैं समझ रहा हूं कि डिप्लोमेसी उतनी स्ट्रांग थी, डिप्लोमेसी विद द फॉरेनर्स एंड डिप्लोमेसी विद द सिटीजन्स, डिप्लोमेसी विद द फॉरेनर्स एंड डिप्लोमेसी इन द फॉर द सिटीजन्स। इसमें जो थॉट्स था, ये जो बात है, ये आने वाले दिनों में ये एक बहुत इनलाइटमेंट हमारे समाज के लिए, हमारे, हम जिस समाज से आते हैं उनके लिए, अगर ये बात समझ जाती है कि एक इंसान या एक इंसान का निकला हुआ थॉट कितने सारे एरिया को, कंधार से लेकर बंगाल तक और कश्मीर से लेकर इधर कर्नाटक, केरला तक, कितने एरिया को पूरे अंदर से बदल देता है, उनके थॉट को बदल देता है, और न्यू सोसाइटी में चेंज कर देता है। और न्यू सोसाइटी चेंज करके वो पीस एंड हार्मनी पे ये लोग आ जाते हैं। ये बातें आज हम अगर उस दिशा से सोचने लगे, तो इस टाइप का एजुकेशन हमारे आने वाले पीढ़ी को, आने वाले लोगों को एक नया मार्गदर्शक, नया दिशा देने वाला होगा। अशोका का राज आएगा और हमारे समाज को फिर एक बार एक सम्मान का जीवन मिलेगा। इतना कह के मैं ठहरता हूँ। जय भीम, जय भारत। वेरी नाइस।